ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम ब्याज देता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कथन। आज के दौर में खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के संदर्भ में शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल सही कहा। ज्ञान और टेक्नोलॉजी ये दोनों ही भविष्य को आकार दे रहे हैं। और आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम इसी एआई की वैश्विक दौड़ पर गहराई से नजर डालेंगे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारी दुनिया को आप देखिए कितनी तेजी से बदल रहा है। हाल ही में दुनिया की दो प्रमुख तकनीकी शक्तियां हैं, अमेरिका और चीन, दोनों ने अपनी अपनी एआई कार्य योजनाएं जारी की हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उनके रास्ते काफी अलग नजर आते हैं। हाँ, उनके अप्रोच में काफी अंतर दिखता है जो उनके बड़े रणनीतिक लक्ष्यों को भी दर्शाता है। हमारी ये चर्चा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख पर आधारित है। इसमें इन रणनीतियों का एक क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है। और ये विषय सिर्फ टेक वर्ल्ड के लिए ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, वैश्विक अर्थव्यवस्था और हाँ, गवर्नेंस के नजरिए से भी बहुत जरूरी है। खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों और जो लोग भी करंट अफेयर्स पर नजर रखते हैं, उन सब के लिए इसे समझना जरूरी है। जी हाँ, ये पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से एक बहुत ही अहम टॉपिक है। तो हमारा मिशन क्या है आज? हम अमेरिका और चीन के एआई दृष्टिकोणों के बीच के मुख्य अंतरों को समझना चाहते हैं, उनके वैश्विक प्रभाव का विश्लेषण करना चाहते हैं और ये देखने की कोशिश करना चाहते हैं कि इस तेजी से बदलते परिदृश्य में भारत अपनी राह कैसे बना सकता है और उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए इस जटिल लेकिन बेहद अहम विषय की परतों को खोलते हैं। तो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और तकनीकी महाशक्तियां एआई में वर्चस्व के लिए एक तरह की रेस चल रही है। उनकी रणनीतियां क्या संकेत देती हैं और वो एक दूसरे से कितनी अलग हैं? शुरुआत उनकी हालिया कार्य योजनाओं के समय से करते हैं। वो टाइमिंग भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। जी हाँ, टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। अमेरिका ने 23 जुलाई 2025 को अपनी एआई कार्य योजना एक्शन प्लान पेश किया और उसके ठीक 3 दिन बाद ठीक 3 दिन बाद 26 जुलाई 2025 को चीन ने शंघाई में वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पर अपनी कार्य योजना जारी कर दी जो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस पर केंद्रित थी। तो पहली नजर में ही एक बड़ा अंतर साफ दिखता है ना, अमेरिका का फोकस कहाँ है और चीन का कहाँ। बिल्कुल, अमेरिका का ध्यान मुख्य रूप से अपनी घरेलू क्षमताओं मतलब देश के अंदर एआई डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने पर ज्यादा केंद्रित लगता है। और चीन? जबकि चीन जो है वो मल्टीलैटरल पार्टनरशिप्स मतलब कई देशों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दे रहा है और इसके लिए वो अपनी पुरानी जो स्थापित परियोजनाएं हैं जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और डिजिटल सिल्क रोड यानी DSR उनका लाभ उठाने की बात कर रहा है। ये BRI और DSR थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए स्पष्ट करेंगे, ये क्या है असल में? जरूर। देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI चीन की एक बहुत बड़ी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है। इसके तहत वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका के देशों को सड़कों, रेल मार्गों, बंदरगाहों इनसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। और डिजिटल सिल्क रोड DSR इसी BRI का एक डिजिटल हिस्सा है। मतलब इसमें सदस्य देशों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल, 5G नेटवर्क और दूसरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर फोकस है। तो चीन इन बने बनाए नेटवर्क्स का इस्तेमाल अपनी एआई स्ट्रैटेजी के लिए करना चाहता है। अच्छा, तो चीन अपने पहले से स्थापित ग्लोबल नेटवर्क का फायदा उठाना चाह रहा है। ये तो हुआ रणनीति के दायरे का अंतर, लेकिन क्या उनके अप्रोच में, उनके नजरिए में कोई फंडामेंटल, कोई दार्शनिक अंतर भी है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। आप अमेरिकी डिस्कोर्स को देखें, मतलब उनकी बातचीत, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनमें अनर्गल नवाचार मतलब अनफेटर्ड इनोवेशन पर जोर है। अनर्गल नवाचार, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो इनोवेशन को बिना ज्यादा नियमों या बंधनों के मतलब फ्रीली, तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। फोकस इनोवेशन की स्पीड पर है। ओके। वहीं चीन का दृष्टिकोण आप देखें तो वो स्पष्ट रूप से शासन मतलब गवर्नेंस पर केंद्रित है। चीन सिर्फ एआई बनाने पर ही नहीं बल्कि उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके नियम कैसे बने, इस पर ज्यादा जोर दे रहा है। अच्छा। हाँ, बीजिंग ने तो एक ग्लोबल एआई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रस्ताव भी दिया है जो डेवलपमेंट और रेगुलेशन पर सहयोग बढ़ाएगा। और इसके साथ ही चीन जो ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करने वाली बॉडीज हैं उनमें अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है कि एआई से जुड़े जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और नियम बने वो उसके हितों के हिसाब से हों। मतलब वो तय करना चाहता है कि भविष्य में एआई का कंट्रोल और दिशा क्या होगी। तो एक तरफ खुली दौड़, इनोवेशन पे फोकस और दूसरी तरफ कंट्रोल्ड डेवलपमेंट और नियमन पर जोर।
अब अगर अमेरिकी रणनीति को थोड़ा और विस्तार से देखें, उनकी रेस जीतने वाली एआई कार्य योजना के मुख्य स्तंभ क्या हैं? आपने इनोवेशन का जिक्र किया है। हाँ, अमेरिका की योजना बेसिकली 3 मुख्य पिलर्स पर आधारित है। पहला, इनोवेशन, मतलब नई एआई टेक्नोलॉजीज का विकास। ठीक है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एआई के लिए जरूरी संसाधन जैसे कंप्यूटिंग पावर, डेटा सेंटर्स वगैरह। और तीसरा? और तीसरा, सिक्योरिटी, मतलब अमेरिकी एआई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बाहरी खतरों से, खासकर अपने प्रतिस्पर्धियों से बचाना। और इन पिलर्स को मजबूत करने के लिए अमेरिका क्या कदम उठाने की बात कर रहा है? आपने वो अनर्गल नवाचार का जिक्र किया, क्या इसका मतलब नियमों में ढील देना है? बिल्कुल। अमेरिकी योजना में इन तीनों पिलर्स को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है डीरेगुलेशन, मतलब नियमों में ढील देना या उन्हें आसान बनाना। किस तरह के नियम? मतलब ऐसे नियम जो एआई के विकास या उसकी तैनाती में बाधा डाल सकते हैं, उनको कम किया जा सकता है। चाहे वो एआई के सीधे रेगुलेशन से जुड़े हों या फिर जैसे डेटा सेंटर बनाने के लिए जरूरी पर्यावरण संबंधी नियम हो। उनका मानना है कि कम नियम होंगे तो इनोवेशन तेज होगा। अच्छा। और इसके साथ ही वो एक्सपोर्ट कंट्रोल व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कर रहे हैं। मतलब अमेरिकी एआई टेक्नोलॉजी किसके हाथ लगे, इस पर सख्त नियंत्रण रखना। यानी टेक्नोलॉजी बाहर न जाए। हाँ, इसमें मौजूदा कमियों को दूर करना और अमेरिकी इनोवेशन को विरोधियों, खासकर चीन तक पहुंचने से रोकना शामिल है। वो पूरे एआई टेक्नोलॉजी स्टैक, मतलब हार्डवेयर जैसे चिप्स, मॉडल्स, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस और स्टैंडर्ड्स, इन सब के निर्यात पर नियंत्रण कड़ा करना चाहते हैं। तो एक तरफ घरेलू स्तर पर नियमों में ढील और दूसरी तरफ निर्यात पर सख्ती। इसमें ओपन सोर्स एआई का क्या स्थान है? हमने डीप सीक जैसे मॉडल की सफलता के बारे में भी सुना है। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। अमेरिकी रणनीति में ओपन सोर्स और ओपन वेट एआई मॉडल्स पर भी जोर है। ओपन सोर्स मतलब कोड पब्लिकली अवेलेबल हो, ओपन वेट मतलब मॉडल के पैरामीटर्स भी उपलब्ध हों। अच्छा। डीपसीक जैसे मॉडल जो बहुत पावरफुल हैं और जिनके वेट्स उपलब्ध कराए गए, उनकी दुनिया भर में जबरदस्त सफलता और इस्तेमाल इसी ट्रेंड का संकेत है। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या पेच है? पेच ये है कि यही डीपसीक अब अमेरिकी हाइपरस्केलर्स, मतलब बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियां जैसे गूगल क्लाउड, अमेजन वेब सर्विसेज या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का हिस्सा भी बन गया है। तो मतलब ओपन सोर्स होते हुए भी ये अमेरिकी टेक इकोसिस्टम में काफी गहराई से इंटीग्रेट हो रहा है। लेकिन क्या अमेरिकी रणनीति पूरी तरह सुसंगत है? क्या उसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखता? हमने हाल में कुछ ऐसी खबरें भी सुनी थी, खासकर चीन को चिप्स की बिक्री को लेकर। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो अमेरिकी एआई कार्य योजना के प्रस्तावों पर कुछ सवाल खड़े करता है। जैसे कि? उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए तथाकथित छोटे सौदे, लिटिल डील्स। इन सौदों में कथित तौर पर एनवीडिया और एएमडी जैसी बड़ी अमेरिकी चिप कंपनियों को चीन को कुछ खास एआई चिप्स जैसे H20 और MI308 बेचने की अनुमति देना शामिल है। अच्छा। और कहा जा रहा है कि इसके बदले संघीय सरकार को बिक्री का एक हिस्सा, करीब 15% मिलता है। लेकिन H20 चिप तो शायद खास चीन के लिए ही बना था ना? बिल्कुल। ये ध्यान देने वाली बात है कि H20 चिप खास तौर पर चीनी बाजार के लिए ही डिजाइन किया गया था, ताकि वो अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहे। और विडंबना ये है कि ट्रंप प्रशासन ने ही पहले इन्हीं कंपनियों को इसी तरह के चिप्स चीन को बेचने से रोका था। तो ये तो घोषित नीति के बिल्कुल उलट लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये कोई खास छूट है या? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ एक बार की खास परिस्थितियों में दी गई छूट है, मतलब एक तदर्थ छूट, या फिर ये एक नई मिसाल कायम कर रहा है जहां घोषित एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसी को साइड में रखकर अलग-अलग डील की जा सकती हैं? अगर ऐसा है तो ये अमेरिका की अपनी ही घोषित सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण रणनीति को कमजोर करता है और उसकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। ये दिखाता है कि आर्थिक हितों और घोषित रणनीतिक लक्ष्यों के बीच एक तनाव है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि घोषित नीतियां और जमीनी कार्रवाइयां कितनी मेल खाती हैं। अच्छा, अब चीन की रणनीति पर वापस आते हैं। जैसा आपने शुरू में बताया, चीन का जोर शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर है, जो अमेरिकी अनर्गल इनोवेशन और घरेलू फोकस से काफी अलग लगता है। बिल्कुल। चीन की हालिया एआई रणनीति स्पष्ट रूप से गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सेंटर में रखती है। ये टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ स्ट्रैटेजिक लाभ उठाने की अमेरिकी कोशिश के बिल्कुल विपरीत है। और वो जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रस्ताव दे रहे हैं, उसका आधार क्या है? देखिए, बीजिंग जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रस्ताव दे रहा है, वो हवा में नहीं है। जैसा हमने पहले जिक्र किया,
चीन ने पिछले कई दशकों में BRI और DSR जैसी स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के निर्माण में भारी निवेश किया है। ये एक मजबूत नींव है जिस पर वो अपने AI सहयोग के प्रस्तावों को खड़ा कर रहा है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में ग्लोबल साउथ मतलब विकासशील देशों की क्या भूमिका है? चीन का क्या इरादा है? ये चीन की रणनीति का एक बहुत अहम पहलू है। चीन ग्लोबल साउथ के देशों को टेक्निकल सहायता देने का प्रस्ताव कर रहा है। हाल ही में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के एक स्टडी सेशन में ग्लोबल साउथ का समर्थन करने का मजबूत इरादा जाहिर किया गया। इससे क्या संकेत मिलता है? इससे ये साफ संकेत मिलता है कि बीजिंग AI की दौड़ सिर्फ तकनीकी इनोवेशन के जरिए नहीं जीतना चाहता, बल्कि वो AI को अपनाने मतलब एडॉप्शन यानी ज्यादा से ज्यादा देशों और लोगों द्वारा इस्तेमाल करवाने और मार्केट पेनिट्रेशन मतलब अपने AI प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए बड़ा बाजार बनाने के जरिए जीतना चाहता है। वो विकासशील देशों को अपने AI इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना चाहता है। तो चीन एक तरह से निर्भरता का नेटवर्क बना रहा है, जैसा उसने BRI और DSR के साथ किया। क्या ये कहा जा सकता है? हाँ, इसे इस तरह से देखा जा सकता है। चीन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं जैसे BRI और DSR के माध्यम से जो निर्भरता की संरचनाएं बनाई हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की निर्भरता हो या फाइनेंशियल, वो अब एक जमीन तैयार करती हैं सामाजिक, तकनीकी और संस्थागत नॉर्म्स के प्रसार के लिए। मतलब ये कि चीन इन देशों में ऐसे तकनीकी मानक और नियम स्थापित करने की कोशिश कर सकता है जो चीनी AI उत्पादों और सेवाओं के अनुकूल हों। इससे उनके लिए बाजार में घुसना आसान हो जाए। इसकी तुलना क्या किसी और चीज से की जा सकती है समझने के लिए? एक तरह से ये वैसा ही है जैसा अमेरिका ने वेब 2.0 के दौर में किया था। अमेरिकी बिग टेक कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, इनके सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ने दुनिया भर में एक लेगेसी इफेक्ट पैदा किया। लेगेसी इफेक्ट? हाँ, मतलब लोग उन प्लेटफॉर्म के आदी हो गए, उनका डेटा वहां गया और फिर उसी डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर नई AI सेवाएं बनी। चीन अब BRDCR और AI सहायता के जरिए रणनीतिक निर्भरता की अपनी व्यवस्था बनाकर अपनी लेगेसी का निर्माण कर रहा है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकायों और डिजिटल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में चीन का बढ़ता प्रभाव, जहां उसके प्रतिनिधि महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वो व्यापार संबंधी रुकावटों को कम करने और चीनी फर्मों के लिए ग्लोबल बाजार खोलने में मदद कर सकता है। तो हमने देखा कि अमेरिका और चीन AI के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग रास्ते अपना रहे हैं। अमेरिका अंदरूनी ताकत, इनोवेशन और नियंत्रण पर केंद्रित है, जबकि चीन बाहरी जुड़ाव, शासन और बाजार विस्तार पर। इस पूरे बहस में शासन यानी गवर्नेंस शब्द बार-बार आ रहा है। ये AI गवर्नेंस आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? AI सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं बनाना ये सिर्फ एक टेक्निकल या लीगल काम नहीं है। ये मूल रूप से एक वैल्यू बेस्ड प्रैक्टिस है। अच्छा, मतलब हम किन मूल्यों को महत्व देते हैं, ये तय करता है कि हम AI को कैसे कंट्रोल करेंगे। शासन के नियम और ढांचे तय करते हैं कि AI सिस्टम कैसे डेवलप किए जाते हैं, उन्हें कैसे डिप्लॉय किया जाता है और समाज पर उनका क्या असर पड़ता है। एक अच्छा गवर्नेंस फ्रेमवर्क AI को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं, इसे बढ़ावा देता है और सिस्टम में लोगों का विश्वास बढ़ाता है। इसमें टेक्निकल स्टैंडर्ड्स तय करना जैसे सेफ्टी, एक्यूरेसी, एथिकल गाइडलाइंस बनाना, डेटा प्राइवेसी सुनिश्चित करना और डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट की प्रक्रियाओं की निगरानी करना, ये सब शामिल है। बिना प्रभावी शासन के AI के जोखिम बढ़ सकते हैं और उसके फायदे शायद सबको बराबर ना मिले। ये स्पष्ट है कि शासन एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब इस वैश्विक दौड़ और शासन के महत्व के बीच भारत कहाँ खड़ा है? भारत का दृष्टिकोण क्या है? हमारा अप्रोच क्या है? भारत ने इस मामले में एक संतुलित रास्ता अपनाने का संकेत दिया है। भारत ने स्पष्ट रूप से प्रो इनोवेशन यानी इनोवेशन समर्थक शासन दृष्टिकोण का समर्थन किया है। मतलब ये कि भारत ऐसे नियम नहीं बनाना चाहता जो AI के विकास में बेवजह रुकावट डालें। भारत का प्रस्ताव है कि AI को रेगुलेट करने के लिए एकदम नए कानून बनाने के बजाय जो मौजूदा कानून हैं उनका लाभ उठाया जाए और जहां जरूरी हो उनमें बदलाव किया जाए। इसके साथ ही भारत मॉडल यानी AI एल्गोरिदम, डेटा यानी AI ट्रेनिंग के लिए जरूरी जानकारी और कंप्यूटिंग क्षमता यानी प्रोसेसिंग पावर, इन सब में अपनी घरेलू क्षमता को बढ़ाने के लिए भी एक्टिवली कदम उठा रहा है। इंडिया AI मिशन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो भारत इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है?
खासकर जब अमेरिका और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी अपनी स्थापित विदेश नीति और आर्थिक एजेंडे के साथ मैदान में हैं। भारत के लिए अवसर और चुनौतियां क्या हैं? ये भारत के लिए एक अहम मोड़ है, एक क्रिटिकल जंक्चर है। अमेरिका और चीन की जो विदेश नीतियां हैं वो उनकी मौजूदा ताकतों पर आधारित हैं। अमेरिका की तकनीकी इनोवेशन क्षमता और चीन की मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल पहुंच। तो भारत को इस संदर्भ में अपनी एक खास जगह बनानी होगी। चुनौती ये है कि भारत को उन क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उन्हें परिभाषित करना होगा जहां वो न केवल अपनी घरेलू एआई क्षमताओं को मजबूती से विकसित कर सकता है, बल्कि साथ ही ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के बीच एक वैल्यू बेस्ड एआई लीडरशिप के रूप में उभर सकता है। ये सिर्फ तकनीकी रेस नहीं है, ये वैश्विक मंच पर मूल्यों और सिद्धांतों की लड़ाई भी है। और भारत की ताकत शायद इसी मूल्य आधारित नेतृत्व में हो सकती है। क्या हमारे पास इसका कोई उदाहरण है जिसे हम देख सकें? बिल्कुल। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। डीपीआई जैसे आधार, यूपीआई? हाँ, डीपीआई का मतलब है सरकार द्वारा बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जैसे आधार पहचान के लिए, यूपीआई भुगतान के लिए, कोविन वैक्सीनेशन के लिए वगैरह। भारत अब इस डीपीआई मॉडल और इसके कंपोनेंट्स को दूसरे विकासशील देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये मॉडल मितव्ययी नवाचार यानी फ्रूगल इनोवेशन पर आधारित है, मतलब कम लागत में असरदार समाधान तैयार करना। इसे अपनाने वाले देशों की लोकल जरूरतों और वास्तविकताओं के हिसाब से आसानी से ढाला जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मॉडल देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है और चीन के बीआरआई मॉडल की तरह निर्भरता की संरचनाएं नहीं बनाता। ये भारत के इनोवेशन और तकनीकी नेतृत्व के पीछे के मूल्यों, खुलापन, समावेशिता, सशक्तिकरण, इनको उजागर करता है। क्या एआई के क्षेत्र में भी भारत इस तरह के मितव्ययी और प्रासंगिक समाधान पेश कर रहा है? हाँ, इसके भी उदाहरण उभर रहे हैं। जैसे आईआईटी मद्रास और एक स्टार्टअप है ज़ीरो लैब्स। उन्होंने मिलकर कॉम्पैक्ट एआई यानी कॉम्पैक्ट एआई विकसित किया है। कॉम्पैक्ट एआई ये क्या करता है? ये तकनीक बड़े भाषा मॉडल एलएलएम्स मतलब चैट जीपीटी जैसे बड़े एआई मॉडल को महंगे क्लाउड सर्वर के बजाय लोकल कंप्यूटरों या सामान्य डिवाइस पर चलाने में सक्षम बनाती है। अरे वाह! ये विकासशील देशों की जमीनी हकीकत के लिए बेहद अनुकूल है, जहां शायद तेज रफ्तार इंटरनेट या पावरफुल क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा हमेशा या हर जगह उपलब्ध ना हो। ये दिखाता है कि भारत ऐसी एआई टेक्निक विकसित कर सकता है जो वाकई सभी के लिए हो। तो भारत के पास एक अनोखा अवसर है अपनी तकनीकी क्षमता और मूल्यों को जोड़कर ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने का। आगे की राह क्या होनी चाहिए? भारत को क्या करना चाहिए इस दिशा में? भारत को इसी गति पर, इसी मोमेंटम पर निर्माण करना चाहिए। डीपीआई और कॉम्पैक्ट एआई जैसी सफलताओं को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन सिर्फ तकनीकी उपकरण विकसित करना ही काफी नहीं है। तो और क्या जरूरी है? भारत को वैश्विक एआई शासन को क्रियान्वित करने, मतलब जमीन पर उतारने के जो मुख्य पहलू हैं उन पर द्विपक्षीय यानी दो देशों के बीच और बहुपक्षीय यानी कई देशों के साथ सहमति बनाने के प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिए। किन पहलुओं पर? इसमें एआई के लिए तकनीकी उपकरण और स्पेसिफिकेशंस तय करना, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स विकसित करना और नैतिक मानदंडों एथिकल नॉर्म्स की परिभाषाएं स्थापित करना शामिल है। भारत को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि वैश्विक एआई नियम समावेशी हों और विकासशील देशों की जरूरतों का ध्यान रखें। और अगर भारत शासन के इस पहलू पर ध्यान नहीं देता है तो क्या खतरा है, क्या रिस्क है? खतरा यह है कि अगर भारत वैश्विक एआई एजेंडा में गवर्नेंस को एक प्रमुख पहलू के रूप में स्थापित करने में सक्रिय भूमिका नहीं निभाता है तो ये मैदान चीन के लिए खुला छोड़ देगा। अच्छा। चीन अपने शासन केंद्रित दृष्टिकोण और ग्लोबल साउथ में अपने बढ़ते प्रभाव का इस्तेमाल करके इस क्षेत्र में अपना तकनीकी नेतृत्व स्थापित कर सकता है। ग्लोबल साउथ में विशाल अनटैप्ड मार्केट्स हैं। यदि चीन इन बाजारों में अपने मानकों और उत्पादों के साथ पैठ बना लेता है तो ये नई दिल्ली को रणनीतिक और आर्थिक रूप से नुकसान में डालेगा। और ये खासतौर पे चिंताजनक है क्योंकि भारत के तकनीकी नवाचारों ने, जैसा कि डीपीआई ने दिखाया है, ग्लोबल साउथ के लिए विकास के लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने में मदद करने की अपार क्षमता दिखाई है। इसलिए शासन पर ध्यान केंद्रित करना भारत के रणनीतिक हित में है। तो संक्षेप में कहें तो हमने अमेरिका को इनोवेशन, घरेलू क्षमता, नियमों में ढील और निर्यात नियंत्रण पर फोकस करते देखा। वो अपनी टेक लीड बनाए रखना चाहता है। दूसरी ओर चीन शासन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खास तौर पर ब्रिक्स के जरिए और ग्लोबल साउथ में मार्केट पेनिट्रेशन पर जोर दे रहा है ताकि वो एआई अडॉप्शन और स्टैंडर्ड्स में नेतृत्व कर सके।
बिल्कुल। और इन दोनों के बीच भारत प्रो इनोवेशन दृष्टिकोण के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी घरेलू क्षमता बढ़ा रहा है और डीपीआई और कॉम्पैक्ट एआई जैसे मितव्ययी मूल्य आधारित समाधानों के जरिए ग्लोबल साउथ में एक विशिष्ट नेतृत्व की भूमिका निभाने का लक्ष्य रख रहा है। बिल्कुल सही सारांश है। एआई का विकास अभूतपूर्व गति से हो रहा है और ये दोनों प्रमुख शक्तियां बहुत अलग रणनीतिक रास्ते अपना रही हैं। ये हमें एक महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या प्रश्न? उन राष्ट्रों के लिए, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में, कौन सी अनदेखी चुनौतियां या अप्रत्याशित अवसर उत्पन्न हो सकते हैं जो इन दो प्रमुख और अक्सर परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों, मतलब अमेरिकी इनोवेशन फर्स्ट बनाम चीनी गवर्नेंस फर्स्ट, इनके बीच अपना रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर जब बात डेटा संप्रभुता यानी अपने डेटा पर नियंत्रण और नैतिक संरेखण यानी एआई का विकास लोकल मूल्यों के अनुसार करने की हो, तो क्या नए जटिल मुद्दे उभर सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर भविष्य में और अधिक मंथन और रणनीति बनाने की आवश्यकता होगी। निश्चित रूप से ये एक गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है जिसके प्रभाव आने वाले वर्षों में हमें जरूर दिखेंगे। हमें उम्मीद है कि ओआरएफ के लेख पर आधारित हमारी ये गहन चर्चा विशेष रूप से यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों तथा समसामयिक मामलों में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी रही होगी। यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य के ऐसे महत्वपूर्ण विश्लेषणों से अवगत रहें। इस जटिल विषय पर आपके कोई प्रश्न या विचार हों तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमारे साथ जरूर साझा करें। हम आपकी प्रतिक्रिया जानने और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं।